Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you for joining our today's session. Okay, sir. जो आज का हमारा सेशन है, इसमें जो गेस्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाइट के ऊपर भी हमारे लेक्चर होने वाले हैं। तो आज उसके गेस्ट उनके जो लेक्चर का हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक डाइट के ऊपर। तो राउंड ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। वीकली वन लेक्चर, टू वीकली वन लेक्चर, जैसा भी हम इसको मैनेज करवा पाए। तो हमारे साथ डॉक्टर सुशील धीमान जी हैं। हम उनमें से प्रणाम। हमारे पास डॉक्टर सुशील धीमान जी हैं, ऊना, अम्ब अम्ब ऊना, हिमाचल प्रदेश से। और वो हमारे जो आज का जो गेस्ट लेक्चर है उसको वो हेल्ड करेंगे। और आज हमारा जो लेक्चर है, आज जो हमारा लेक्चर जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लेक्चर है वो भी आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका सॉरी। ओके, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल जो लेक्चर है वो आज हमारा नहीं होगा, क्योंकि उसका वो अभी आपका जीआईटी कंप्लीट हो चुका है। उसका वो जो लेक्चर हैं, जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स क्रिएट करने को। तो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक मुझे नोट्स मिल जाएंगे, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसका नोट डाउन कर लेंगे, नोट्स को राइट डाउन करके। और आप या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ताकि जब हम उसको डिस्कस करें, नोट्स को आके वो आपसे डिस्कस करें, तो आपके पास भी कोई फिजिकल मटेरियल होना चाहिए जिससे आप उसको को स्टडी कर सकें। अगर आपके पास कोई चीज़ जानकारी के लिए नहीं होगी, तो हमारा इतने दिन से वो चीज़ बताना किसी भी काम का नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। तो चलिए, डॉक्टर सुशील धीमान सर, अभी आप अपने लेक्चर के साथ प्रिपेयर करेंगे रहेंगे। नेक्स्ट 2 to 3 मिनट में हम आपके लेक्चर को स्टार्ट करवाएंगे। मैं आपको जैसे स्क्रीन पे ऑनलाइन करूंगा, आपको एक बार इंडिकेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। हम 2 से 3 मिनट का और वेट करेंगे, तब तक थोड़े पर्सन और जुड़ जाएंगे। अमूमन 3-10 तक वैसे हमारा जो मैक्सिमम पर्सन है वो जुड़ जाता है, पर कोई इशू नहीं है। और आज अगर देखा जाए तो आज साल का हमारा लास्ट डे है। वैसे तो कल है, कल 31 दिसंबर है, पर हो सकता है शायद से कल अगर किसी कारण कोई बिजी शेड्यूल रहा, क्योंकि आपका ईयर एंड होता है, इन्वेंट्री क्लोज करनी पड़ती हैं, फिर हमारे ऑफिस के जो अदर काम होते हैं उसके साथ, फिर जब ईयर बिगनिंग होता है तो न्यू इन्वेंट्री के लिए काम करना पड़ता है। तो ये 2 दिन हमारे भी थोड़े बिजी रहते हैं। लगता है कि 31 और 1 तारीख को हमारी मुलाकात ना हो, वो कल मॉर्निंग में एक बार आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अदरवाइज कोशिश करेंगे कि जरूर मिले। और आज का जो ये हमारा लेक्चर रहेगा, मेरा जो लेक्चर है आप सबको मालूम ही है, टेम्परामेंट के ऊपर चल रहा है अभी लेक्चर। और उसको कल हमने लिम्फेटिक एंड सेंग्वाइन के चार्ट को डिस्कस किया था। आज हम मिक्स टेम्परामेंट में लिम्फेटिक डोमिनेंट, सेंग्वाइन डोमिनेंट, नर्वस एंड बिलियस को हम स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नॉलेजफुल रहने वाला है। खासकर एक न्यू चीज़ हमारी शुरू होने वाली, जो कि है जनरल डाइट, क्योंकि हमारे पर्सन्स डाइट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आज हम डाइट को डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डाइट, आपको क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। और नेक्स्ट आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम उसको ही कंप्लीट करेंगे। पर वो जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद हो, 2 हफ्ते के बाद हो, पर कोशिश करेंगे कि वीकली एक लेक्चर हम अपना डाइट के ऊपर जो हमारे जो टेक्निकल लेक्चर है उसको हम जरूर स्टार्ट करें। ओके सुशील सर, आप इस समय ऑन स्क्रीन हैं, सबको आप विजिबल हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने लेक्चर को स्टार्ट करें।
ओवर टू यू सर, थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आप सभी को? जी सर, बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। क्लियर सुनाई दे रहा है? ओके ना? जी सर। सो थैंक यू सनम। और आज चलो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे सनम ने बोला डाइट के बारे में बात कर रहे थे। डाइट इज बेसिकली डिफरेंट, पर जो हम बात करने वाले हैं हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लेगा बताने के लिए, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं अपना ये है, क्या कहते हैं आपको, पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा। आज जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ वो जस्ट मैं आपको उन पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि जैसे अभी सनम जी ने बोला कि हम जो है वो डे टू डे, या हो सकता है हफ्ते में एक क्लासेस या दो दो क्लासेस करके मैं पूरा जो इसका सेशन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। अब बात ये है कि आप लोग सब इलेक्ट्रो होम्योपैथ हो और आपको ये पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी है, सबसे पहले हम बेस बात करेंगे, वो सारे का सारा जितना भी आप देखेंगे दैट इज प्लांट डेरिवेटिव्स है, सारे के सारे प्लांट से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट है। तो अगर हम प्लांट्स की जहां पे भी बात करते हैं, अगर हम साग सब्जी जो भी खाते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से ही तो आता है ना। और जितने विटामिन और मिनरल्स आते हैं सारे कहाँ से आते हैं? नेचुरल सोर्स से। तो हम जो आज बात करने वाले हैं आपसे कि जो इलेक्ट्रोपैथी में जितने भी प्लांट्सों से जितने भी एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, अल्टीमेटली वो ही हमारी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, क्योंकि हम भी तो नेचुरली है। हमारी बॉडी भी तो मिट्टी से बनी है, पानी से बनी है, आग से बनी है, पांच तत्वों से बनी है। तो सेम जो बेस हमारा इलेक्ट्रोपैथी का है, सेम बेस जो है वो न्यूट्रिशन का भी है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आज के टाइम के अंदर जो हम न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है और इस पे कैसे हम काम कर सकते हैं। अगर सपोज करो आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो क्या क्या बीमारियां जो हैं वो लगती हैं। एक्चुअली आज के टाइम में क्या, कभी भी अगर आप देखेंगे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी बीमारियां होती हैं बेसिकली ना, वो सारी की सारी डेफिशिएंसी होती है। कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी काम करती है, मतलब, और उसकी वजह से आगे आगे बीमारियां जो है पैदा हो जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा आदमी है जो चाहता है कि इसको नोट करो, थोड़ा मैं स्लो बोलूंगा ताकि आप लोग, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इसको नोट जरूर करो। अगर आप नोट करोगे तभी शायद आप इसको रिवाइज कर पाओगे कुछ टाइम के बाद, ताकि आपको पता लगेगा कि कैसे ये न्यूट्रिशन जो है वो हमारी इलेक्ट्रोपैथी के साथ में मतलब अटैच्ड है टोटल वो सारा। ठीक है। तो सबसे बिल्कुल पहले सर, हम बात सारे नोट करेंगे। करेंगे सर। सारे पर्सन को पहले से क्लियर किया जाता है कि जो भी लेक्चर होगा उसको वो साथ में नोट डाउन करते रहे। नोट डाउन जरूर करो, जी। क्योंकि ऐसे पता नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे पता नहीं लगेगा आपको तो रिवाइज क्या करोगे आप? ठीक है। तो सबसे पहले हम, मैं जो मतलब जो आपने हेडिंग लिखनी है ना, तो उसमें आप ये लिखो कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे। सभी को पता है कि जी हमको न्यूट्रिशन खाना चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन क्या खाना पता तो है ही नहीं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ना न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताएं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो अगर हम न्यूट्रिशन की अगर बात करें, तो जो न्यूट्रिशन जो है ना, वो है, उसको आप ऐसे लिखोगे कि न्यूट्रिशन इज द रिलेशन ऑफ फूड टू द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। मतलब न्यूट्रिशन एक रिलेशनशिप है हमारा ह्यूमन बींग्स का और फूड का, एक रिलेशन खाने का और ह्यूमन ह्यूमन बींग का। ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। न्यूट्रिशन इज द रिलेशनशिप ऑफ फूड टू द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक मिनट जरा वेट करो, नोट करो मैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अब ये तो आ गया कि वो हमारे मतलब खाने के साथ में उस न्यूट्रिशन का जो है वो एक रिलेशन है। तो इसको अगर हम आगे बात करें, ये इंक्लूड क्या करता है, मतलब इसके साथ में क्या है? इट इंक्लूड्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड। मतलब फूड जो हमने खाया वो पचता कैसे है, वो मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है उसका। और दूसरा, अगर हम बात करें द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड, जो वो न्यूट्रिशन हमारे पेट के अंदर गया और उसने हमने उसको खाया, तो वैल्यू क्या दे रहा है फूड आपको, तो उसको हम लिखेंगे सेकंड पे, द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड्स। क्या खाया उसका क्या वैल्यू निकली। और तीसरा अगर हम बात करेंगे, द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एट द डिफरेंट एजेस एंड डेवलपमेंट
level to meet physiological change। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। द क्वालिटेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि क्या आपने किस क्वांटिटी में खाया और उस क्वांटिटी ने आपको क्या, मतलब क्या क्वालिटी की चीज खाई, उस क्या क्वांटिटी की चीज आपको मिली। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं? द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फूड एट डिफरेंट एज, मतलब हमारी जो एज है उसके हिसाब से हमको खाना खाना पड़ता है ना, ठीक है। क्वांटिटेटिव एज एंड डेवलपमेंट लेवल टू मीट फिजियोलॉजिकल चेंज। अगर सपोज करो कोई आदमी खाना खाता है, कोई बच्चा खाना खाता है, तो इस तरीके से खाना खा रहा है वो, ताकि उसकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आएगी ना, वो बड़ा होगा, शरीर बड़ा होगा, मसल्स बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल चेंज की बात होगी। फिजियोलॉजिकल कैसी चेंज उसके अंदर आएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे द इकोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल कल्चर फैक्टर द सिलेक्शन एंड ईटिंग ऑफ फूड। एक बार फिर लिखता हूं मैं, एक बार फिर बोलता हूं। द इकोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड cultural factor that affect the selection and eating of food। हर जगह पे अगर आप ये देखोगे, हर कल्चर में एक अपना फूड का हैबिट है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो साउथ इंडिया में खाना खाएगा वो हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं चलेगा। मतलब वहां हर एक जगह का एक अपना कल्चर है खाने का, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन है ये क्या करता है। आप इसका हेडिंग लिखेंगे, व्हाट डज न्यूट्रिशन डू। न्यूट्रिशन क्या करता है? अब ये तो चीजें होंगी ना, पहले हमने आपको बताया कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा मतलब एज के हिसाब से आप खाना खा रहे हो। अब जो दूसरी बात आ गई हेडिंग में, उसको हम बोलेंगे व्हाट डज न्यूट्रिशन डू। ये न्यूट्रिशन क्या करता है हमारे अंदर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि ऑल लिविंग थिंग्स, जो जीते जागते लोग हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। हम क्यों चाहते हैं, हमारे को खाना क्यों चाहिए? जीने के लिए। हमको जीने के लिए खाना चाहिए, ठीक है। वी ऑल्सो नीड फूड विद प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या बात आ गई? अब सपोज करो आज के टाइम के अंदर फास्ट फूड का बहुत बड़ा प्रचलन है, और ये फास्ट फूड जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर हम उसका एक तरफ से देखें, अब कोई भी फास्ट फूड खा लो तो उससे पेट भर जाता है आदमी का। बस पेट भरना हमारा जो है वो मेन रोल नहीं है। पेट तो चलो भरना ही है, लेकिन अगर सिर्फ आपने पेट भरा, वो भी किससे? चाइनीज फूड से, जैसे चाउमीन हो गया, ये सब चीजें अगर हम खा रहे हैं, तो क्या हमने उसके बारे में उसकी फूड वैल्यू देखी? अगर हमने उसकी फूड वैल्यू नहीं देखी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज गोइंग टू बी ए क्रिएट बिग प्रॉब्लम फॉर द बॉडी। हमारे बॉडी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो। और आपके सामने ये सब चीजें हैं आज के टाइम के अंदर। अब ये देखेंगे, अभी 3 4 5 दिन पहले की लड़की, मतलब एक न्यूज है, जो लड़की अहाना जिसका नाम है, वो एम्स के अंदर, वो लड़की पिछले 13 14 साल की लड़की थी वो, और वो इतना फास्ट फूड खाती थी, पेट तो भरती थी वो, लेकिन आप देखो उसकी डेथ हो गई। डेथ इसलिए हुई क्योंकि पेट के अंदर वो खाना पचता नहीं था, और उसके पेट के अंदर से डॉक्टर ने 6 लीटर पस निकाली। सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं उस खाने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अगर वही लड़की, अगर सपोज करो, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन खाती होती, प्रॉपर खाना खाती होती, तो क्या उसको ये प्रॉब्लम आती? मेरे को नहीं लगता। वो प्रॉब्लम नहीं, उसको कभी भी नहीं आती, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। ऑल लिविंग थिंग्स needs food and water to live. We also need food to with proper nutrition to the well-being। मतलब अच्छा जीवन जीने के लिए हमको न्यूट्रिशन का बहुत बढ़िया होना जो है, वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। और उसके बाद हम लिखेंगे ईटिंग ए वेल बैलेंस्ड डाइट while getting प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। अब यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि हम जो है वेल बैलेंस्ड, अगर हम बैलेंस
प्रॉपर बैलेंस से अगर हम हैं तो इसके साथ साथ हमको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। अगर ऐसा नहीं हो कि आपने खाना तो खा लिया दबा के न्यूट्रिशन वाला ही, लेकिन आपकी बॉडी में हरकत कोई नहीं है, तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल हमारी बॉडी जो है वो मतलब उसकी जो है एक्टिविटीज जो है होना जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ईटिंग ए वेल बैलेंस्ड डाइट वाइल getting plenty of physical activities, maintaining a healthy weight। अभी बात आ गई ना वहीं पे कि अगर सपोज करो आपने खाया ना, खाना तो खाया ज्यादा, बहुत अच्छा, लेकिन आपका जो वेट है वही मैनेज नहीं है, वेट बढ़ गया। अगर सपोज करो वेट बढ़ गया तो उस न्यूट्रिशन का भी कोई फायदा आपको नहीं होगा, वो उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए फिजिकल जो हमारी जो एक्टिविटीज है इट शुड गो पैरेलल, वो साथ साथ चलनी चाहिए। अगर सपोज करो खाना आपने खाया प्रॉपर, तो आपकी बॉडी जो है वो उसकी एक्टिविटी भी होनी चाहिए, ठीक है। और आगे हम लिखेंगे अवॉइड, अभी एक चीज और भी लिख रहे हैं, अवॉइड, आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है। देखो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी लोग जो है स्मोकिंग करते हैं। अवॉइड स्मोकिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीजेस सच एज हार्ट डिजीज। अगर सपोज करो कोई आदमी स्मोकिंग नहीं करता है या स्मोकिंग करता है, तो आप लोगों को सबको ये पता है कि वो क्या क्रिएट कर देता है, हार्ट डिजीज कर देता है, एस्थमा क्रिएट कर देता है। तो ये लिखा है कंट्रोलिंग डिजीज सच एज हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज इज द बेस्ट अप्रोच टू हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर सपोज आप ये देखो कि जो जो लोग ज्यादा, ये कह रहा हूँ कि आप स्मोकिंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम और डिजीज लाइक डायबिटीज जो है उसको न्योता दे लेते हैं अपने आप ही, और वो लाइफस्टाइल में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो हमको अपने खाने के बारे में जरूर इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है उसके अंदर स्मोकिंग होगी, जो कि मेजर रोल प्ले करती है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको बड़ा ध्यान देना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे इफ यू डू नॉट ईट एंड ड्रिंक फूड एंड बेवरेजेस severally, if you do not eat and drink nutrition food and beverages, it deteriorate factor may occur like बोन में बेंड। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर सपोज करो आप प्रॉपर न्यूट्रिशन और फूड प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। जैसे बोन में बेंड, मतलब हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, वो बेंड होना शुरू हो जाती है, उनमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और इसका मेजर कारण क्या है? कैल्शियम। अगर हम हमारे खाने के अंदर कैल्शियम नहीं रहेगा तो वो बोन्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मैं आगे जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे तो कैल्शियम का क्या सोर्स होता है, कैल्शियम कहाँ से आता है और कितना हमको कैल्शियम लेना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और सेकंड पॉइंट आप आ गया गम्स में ब्लीड। आपके दांतों से ब्लड आ सकता है। अगर वो दांतों में सपोज करो आपका ब्लड अगर सपोज करो ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब सीधा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है विटामिन सी की कमी जो है वो आ रही है। तो और थर्ड चीज है ये है कि अगर सपोज करो ब्लड में नॉट कैरी ऑक्सीजन टू दी एवरी सेल, और अगर सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी या ब्लड की कमी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, अगर वो रहेगा तो आपकी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को सेल्स को कैरी नहीं कर सकती। अगर सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर कैरी नहीं होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी में जान नहीं रहेगी, आदमी चल नहीं सकता, और ब्लड की कमी होने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा अगर आप ये देखें कि आपको इतना पता होगा कि अगर बॉडी ब्लड प्रॉपर में नहीं आपको है, तो उसके साथ जो है हमको फूड की तरफ ही ध्यान दिया जाता है कि आपका खाना जो है प्रॉपर होना चाहिए। चलो मेडिसिन भी हैं कुछ एक जो हम मेडिसिन देते हैं, आयरन प्रिपरेशन देते हैं, हमारे अपने प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम देते हैं खाने के लिए, लेकिन इसके अलावा आपको जो है आयरन रिच फूड जो है वो आपको अवेलेबल करवाना पड़ता है या आपको वो खाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि
जो ये WHO है ना, इसकी कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई थी बीच में कि WHO सेज कि 17% डेथ्स जो हैं वो इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। और इन्फेक्शन कैसे होता है? जब बॉडी में लड़ने की शक्ति नहीं रहती, तो 17% लोग जो है ना वो सिर्फ इसीलिए चले जाते हैं कि उनका फूड ही प्रॉपर नहीं था और बॉडी के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि डेथ हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे 73% ऑफ द जो प्रॉब्लम्स आज के टाइम में क्रिएट हो रही है वो CVD, जिसको बोलते हैं कार्डियर वस्कुलर सिस्टम, मतलब कार्डियक, जो आपके हार्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो 73% प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। और उसके अलावा जो और बीमारी है उसके अंदर कैंसर आ गया और उसके अंदर जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ गए। ठीक है, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि 73% जो लोग हैं वो इन बीमारियों से जो है वो ग्रस्त हो रहे हैं। अगर सपोज करो हम कैंसर की बात करें तो कैंसर अपने आप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा है कि हमारी बॉडी के अंदर अचानक एक ऐसा सेल क्रिएट हो जाता है जो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स आर देयर। सो अगर हम कैंसर को सिंपल तरीके से देखें तो कैंसर बेसिकली ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स ए एसिड इन द बॉडी। अगर सपोज करो किसी की बॉडी के अंदर जो कोई बंदा बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें खाता है मान लो, तो उसके अंदर कैंसर होने की क्षमता बहुत ज्यादा है। जो लोग मीठा बहुत खाते हैं, अगर आपको ये पता होगा कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं ना उनको मैक्सिमम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को बंद करवाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, मीठे को बंद करवाया जाता है सारे के सारा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये एसिडिक बेस्ड चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। एक डॉक्टर है जिनका नाम है ऑटो हेनरिच, उन्होंने आज से 100 साल पहले एक बात बोली थी कि अगर सपोज करो आप लोग अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल तो ऑलरेडी होते ही हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर और इतनी इम्यूनिटी होती है कि उस सेल को वो आगे नहीं आने देते, मल्टीप्लाई नहीं होने देते, कि बॉडी का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है। लेकिन जिस वक्त ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर बहुत होता है, स्वीटनिंग एजेंट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं हमारे कैंसर सेल। तो अगर आप सपोज करो अ, अपने आप ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो कैंसर सेल हैं उनमें को वो बढ़े ना, तो हमको उसके अंदर जो है वो हमको एल्केलाइन चीजें खानी चाहिए, एल्केलाइन फूड खाना चाहिए। जिसके अंदर एल्केलाइन की हम बात करें तो जितनी हमारी वेजिटेबल्स आ गई, हमारे फ्रूट्स आ गए, दीज आर ऑल एल्केलाइन फूड फॉर अस। और एल्केलाइन तो डॉक्टर ने उस वक्त ऑटो हेनरिच ने एक बात बोली थी कि कैंसर इज नथिंग, इट इज टू इफ यू इंक्रीज योर ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी। जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर लेवल उसका ज्यादा होगा मान लो, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम सेल जो पनप रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। चीनी को बंद करवाते हैं खाने के लिए, ये सब चीजें हमको बंद करनी पड़ेगी, बॉडी का एल्केलाइन मीडियम हमको बनाना पड़ेगा, दैट मे बी विद एल्केलाइन फूड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो आज के टाइम में है वो सारी की सारी खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हम लोगों को क्रिएट हो रही हैं। ये तो खाने के बारे में इलेक्ट्रोपैथी के अंदर हम जैसे ये अपने जितने भी अब आप लोग फिजियोलॉजी और ये सब पढ़ रहे हैं, साथ में आपकी क्लासेस लगेंगी जो हमारे जितने भी हमारे 114 प्लांट हैं, वहां पे आपको पता लगेगा कि हमारा कोई भी प्लांट जो है वो केमिकली नहीं बनाया गया। कोई ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो आइटम डाली गई है वो केमिकल है, बिल्कुल नहीं। सारी की सारी जो मतलब अगर आप देखेंगे तो वो प्लांट से आई, जैसे मैंने आपको बोला जो चीज नेचर से आई है, जो प्लांट से आई है, जितने फ्रूट्स आए वो प्लांट से आए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर वो प्लांट से आए तो इसका मतलब वो क्या है, एल्केलाइन इन नेचर है। तो हमारा जो आप देखेंगे कितने लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अहिल्या देवी हॉस्पिटल जो है कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोपैथी के साथ में कितने कैंसर उन्होंने ठीक किए। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारी जितनी भी मेडिसिन वो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी की, तो वो सारी की सारा उसका अगर बेस देखा जाए वो एल्केलाइन ही नेचर होता है उसका। इसीलिए ही हमारी बीमारियों को ये जो हमारी मेडिसिन है वो खत्म करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें
कि अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% पैसा, ये नोट कर सकते हैं आप कि अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर, पानी होता है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 20% क्या होता है, फैट होता है। और 20% जो हमारा बॉडी का वेट जिसको हम बात करते हैं, वो उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, वो होती है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस मिनरल एंड प्लस विटामिन। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं कि हमारी बॉडी की अगर सपोज करो हम बात करें कि किस चीज से बनी है, लेकिन इसके अंदर मेन चीजें क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 72% हमारा पानी है, 72% इज वाटर, 20% इज योर बॉडी फैट, वो उसके अंदर 20% फैट है। और उसके बाद जो 20% अगर हम बात करेंगे उसके अंदर क्या चीज है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एंड विटामिन। अब मेरी बात फॉलो कर गए, ये चीजें जो हैं ये हमारी बॉडी को बनाती है। अगर इसमें से कोई चीज भी हमारी कम या ज्यादा होती है तो इट कैन कॉज ए सीरियस प्रॉब्लम, ये बीमारी क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे द 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स की हम बात करेंगे कि हमारे 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है। तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। ये हमारे 3 जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं मेन। और दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग डाइजेशन with absorbed in the bloodstream and convert into glucose and sugar। एक बार फिर नोट कर लो आप इसको, 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। These nutrients are released from food। जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारे फूड से जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है, ठीक है। These nutrients are released from the food during digestion, जब हम हमारा खाना पचता है, एंड एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, जब हम खाना हमारा पचता है तो जो भी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या कह लो फैट, प्रोटीन, विटामिन, वो कहाँ चले जाता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाता है, अब्जर्व्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज और ब्लड शुगर। जो भी हम खाते हैं अल्टीमेटली वो टर्न किस में होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज या ब्लड शुगर, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर कि अगर हम सपोज करो ये सारा का सारा ग्लूकोज लेवल या जिसको हम ब्लड शुगर बोल रहे हैं वो हमारे बॉडी के अंदर आ गई, तो हम उसको यूटिलाइज कहाँ कहाँ करते हैं, उसको हम कहाँ यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग। हम जब सांस लेते हैं ना, अगर सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर जान ही नहीं है, मान लो जान ही नहीं है, तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो जाएगी, सांस भी आप प्रॉपर ले नहीं पाओगे, ठीक है। और उसके बाद आ गया इलिमिनेटिंग वेस्ट। अगर सपोज करो आपको यूरिन जाना है या टॉयलेट जाना है, तब भी तो जोर चाहिए ना, वो जोर वहां पे लगता है, वो जोर जो है वहां पे भी लगता है। और उसके बाद हम बात करेंगे सीइंग, देखने के लिए। अगर आप ये देखेंगे कि आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, सबसे पहले उसकी आंखें ही बंद होती है, वो देख नहीं पाता, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएगा, उसका दिल नहीं करेगा देखने के लिए। और उसके बाद गए स्माइलिंग, मतलब हंसने के लिए की बात करें, ऑल बॉडी फंक्शंस की बात करेंगे, मूविंग, चलने के लिए। और उसके बाद गए थिंकिंग, सोच ही नहीं सकता बंदा, अगर प्रॉपर बॉडी के अंदर जान नहीं है तो सोच नहीं पाएगा बंदा। हियरिंग, टेस्टिंग, दीज आर ऑल बॉडी फंक्शन अगर आप कहें तो। अगर ये बॉडी फंक्शन तभी आपके प्रॉपर चल पाएंगे अगर सपोज करो आपकी बॉडी में क्या है, जान है। अगर जान है तो जान कहां से आई, दैट इज फ्रॉम ग्लूकोज इन द ब्लड, जैसे मैंने आपको पहले बोला। और ब्लड का वो ग्लूकोज कहां से आया, दैट इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है जी। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, these nutrients are of two major kind, दो मेन जो है वो न्यूट्रिएंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब मोटी चीज, मोटा अनाज,
जिसको हम कहेंगे आटा, चावल, इनको बोलेंगे मोटा अनाज, ठीक है। ये सारे के सारे इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर, दीज आर ऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब होता है जो चीज बहुत कम हो उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, लेकिन वो होती बहुत कम है, लेकिन उसकी अगर सपोज करो वो कम है और वो बॉडी के अंदर प्रॉपर वे में नहीं जाएंगी, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर क्या क्रिएट कर देगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की हम बात करें, जैसे विटामिन सी की बात करता हूं मैं। विटामिन सी हमारे को बहुत नॉर्मल चाहिए होता है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए हमारे को, लेकिन बॉडी अपने आप तैयार करती है। हमने कहाँ से विटामिन सी लिया? अगर सपोज करो किसी को प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन सी की, तो आपने देखा उसको स्कर्वी बोलते हैं, स्कर्वी। एक टाइम ऐसा था कि स्कर्वी के साथ में लाखों हजारों लोग जो है ना वो मरे थे, हजारों लाखों लोग मरे स्कर्वी की बीमारी से। बाद में पता लगा ये तो विटामिन सी की कमी से हुआ है। तो अब सोचो कि विटामिन सी को हम क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं। विटामिन सी का मतलब ये है कि जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, दीज आर ऑल फ्रूट्स जो हमको विटामिन सी अवेलेबल कराता है। और अगर सपोज करो इसकी डेफिशिएंसी एक टाइम आई थी तो बड़ी लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि विटामिन सी जो है हमारे को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट के जैसे मैंने आपको बताया, क्या कहते हैं, आपको एग्जांपल बताया जैसे मैंने, तो एग्जांपल क्या चीज है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर। और जो माइक्रो, जो पतला अनाज है, पतली आइटमें हैं, छोटी आइटमें हैं, माइक्रो फंक्शन में आती हैं, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो उनको हम क्या बोलते हैं? विटामिन एंड मिनरल। जितने भी विटामिन और मिनरल आते हैं वो सारे के सारे बड़ी छोटी बहुत कम क्वांटिटी के अंदर हमारे को अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन को डिवाइड करें और न्यूट्रिएंट को डिवाइड करें तो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज मैक्रो एंड अदर इज माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। और उसके बाद हम जो मेजर एक और हम बात करेंगे वो है पानी के ऊपर बात करेंगे हम। व्हाट इज वाटर बेसिकली, क्योंकि हम पानी के ऊपर क्योंकि जो चीज हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है उसी के ऊपर हम सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे। क्योंकि 70% अगर सपोज करो हमारे में पानी है, तो ये पानी अगर हम बात करें तो ये पानी क्या करता है? बेसिकली जो हमारा बॉडी रहता है, जो हमारा ब्लड रहता है, ब्लड इज मोर देन 70% हमारी बॉडी के अंदर पानी जो है ना ब्लड के अंदर ही है। ऐसे ही जितनी हमारी ऑर्गन्स हैं, हमारी आईज हैं सपोज अगर हम बात करें, और इसके अलावा हमारे ज्वाइंट हैं जितने भी, और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारी किडनीज हैं, हमारा लंग है, हमारा लीवर्स है, इसमें सारे के अंदर सारे के सारे ये पानी के थ्रू ही चलता है। किडनी है, 82% ऑफ द वाटर इज इन स्टोर्ड इन द किडनी। एंड आप ये देखिए कि वो 70% पानी कहाँ कहाँ जाके काम कर रहा है। अगर हम पानी की बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज वाटर। वाटर क्या चीज है? वाटर इज ए क्लियर, कलरलेस, टेस्टलेस एंड नियरली ऑर्डरलेस जो है वो लिक्विड है, विच इज essential for plants and animal life. People are no uh, people are no expansion. Your body is likely to be 50 to 70% of the water. एक मैं फिर बोलता हूं आपको कि जो पानी है अगर हम उसको डिस्क्राइब करें तो वो क्या चीज है? वाटर इज ए क्लियर, मतलब बिल्कुल साफ, क्लियर, कलरलेस, कोई रंग नहीं है उसका, और कोई टेस्ट नहीं है, नियरली टेस्टलेस एंड नियरली ऑर्डरलेस, उसका कोई ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं होती पानी में अगर साफ सुथरे पानी की हम बात करें। लिक्विड विद असेंशियल प्लांट्स एंड, मतलब ये प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और हमारे के लिए भी, हम लोगों के लिए भी इट्स वेरी 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 एसेंशियल। तो पानी का इतना बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। एंड 50 to 70%, मतलब 70% लिखो आप, 70 to 72% वाटर इज हैव इन द बॉडी, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ऊपर। वन मिनट। अब आज के टाइम के, आज हम जो मेन बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक जो मेन चीज है दैट इज प्रोटीन। अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन।
जैसे मैंने वाटर के बारे में बताया ना कि 70% वाटर इज देयर इन अवर बॉडी। तो अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है इट्स ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं। हमारी बॉडी जो है ना वो सिंगल हर चीज जो बनी है प्रोटीन के साथ बनी है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज प्रोटीन बेसिकली। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं आप कि प्रोटीन इज एन essential nutrients, those name come from ग्रीक। ये ग्रीक से इसका नाम जो है वो आया था प्रोटीन का, जिसका मतलब होता है प्रोटोज, जिसको बोलते हैं। वर्ड जो पहले वाला प्रोटीन है ना, दैट इज प्रोटोज। वर्ड प्रोटोज विच मीन्स फर्स्ट टू विजुलाइज ए मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन। मतलब जो सबसे पहले हमको नजर आया था जब उन्होंने इसकी क्या कहते हैं अपना इसकी इजाद किया था ये, तो उस टाइम में ये फर्स्ट मतलब जो चीज नजर आई थी उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। एंड और उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में कि विच मीन्स टू विजुलाइज, मतलब जो हमको नजर आया था उसको हम बोलते हैं प्रोटीन, जो कि एक स्ट्रक्चर, जिसको कह लो कि आप वो स्ट्रक्चर के अंदर वो अटैच रहता है एक दूसरे के साथ में, जो टिश्यूज बनाता है, उसके बाद में सेल बनते हैं। ठीक है। और व्हाट डू प्रोटीन डू, अगर ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है, तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स विच बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे मैंने आपको पहले बोला, इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। एंड अगर सपोज करो हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक अकेला प्रोटीन ही करता है। अगर प्रोटीन नहीं प्रॉपर है आपके अंदर, तो आपके बॉडी मास, आपकी बॉडी जो है प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी। और उसके बाद अगर बात करें कि और इसके बाद हम बात करेंगे कि क्योंकि ये प्रोटीन का एक चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको समराइज कर रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि आपको इसके ऊपर काम नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये प्रोटीन के साथ में हमको क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा समअप करेंगे, जैसे मैंने को बताया, बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है इट्स ए अमाइनो एसिड्स। ये सारी की सारी अमाइनो एसिड्स होती हैं, जिसके अंदर दो टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, एक असेंशियल और एक नॉन असेंशियल। असेंशियल जो है वो बॉडी हमारी खुद बनाती है, और नॉन असेंशियल जो मतलब हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। वाई? दैट इज बाई द शेप ऑफ फूड की थ्रू से हमको ये लेना पड़ता है। कुछ तो अपने आप बॉडी अंदर प्रिपेयर कर लेती है। और अगर हम इसको सम अप करें, बाय द वे अब हम बताएंगे इसको कि समरी प्रोटीन के फंक्शन की क्या है। तो सबसे पहले जो है ए ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, प्रोटीन आर ए पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर सच एज स्किन। अब कहाँ कहाँ हमारा ये प्रोटीन यूज होता है, तो अगर हम बात करें तो ग्रोथ के अंदर, एंड मेंटेनेंस, बॉडी के अंदर जितनी वेयर एंड टेयर हो रही है, हम रात को सोते हैं, अब आप ये देखेंगे कि हम रात को सो रहे हैं तो हमारे अंदर जो भी वेयर एंड टेयर कोई टूटी, अंदर कोई टूट रहा है, कोई चीजें हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स बन रहे हैं, हमारा कोई कोई हमारी बोन अंदर अपने आप रिपेयर हो रही है, तो वो कैसे हो रही है? अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस भगवान ने ऐसा फिट किया हुआ है। तो वो कैसे रिपेयर होता है? सारे का सारा जो है प्रोटीन के थ्रू ही वो प्रॉब्लम जो है अंदर की हमारी रिपेयर शुरू होती है, रिपेयर होती है उसके अंदर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, सबसे पहले प्रोटीन फ्रॉम इंटरनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर सच एज स्किन के लिए चाहिए, टेंडेनस, मेम्ब्रेन्स, मस्कुलर, मसल्स एंड बोन्स। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये किस चीज से बनी हुई है? हमारी प्रोटीन से बनी है। और अगर सपोज करो ये आइटमें हमारी कैसे प्रॉपर वे में काम करेंगी अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोटीन है। और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा, एंजाइम्स। प्रोटीन ये एंजाइम है, प्रोटीन फैसिलिटेट द केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर कितनी केमिकल रिएक्शन चल रही है हमारे को नहीं पता, तो उसका जो मेजर जो होता किसी से वो होता है हमारे प्रोटीन के थ्रू। अगर हमारा प्रोटीन बॉडी के अंदर सॉलिड है तो हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शन अंदर हमारे हो रहे हैं दैट विल बी परफेक्ट, वो अच्छे रहेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे हार्मोन्स। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं, प्रोटीन रेगुलेट द बॉडी प्रोसेस। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे रेगुलेशन कौन करता है? प्रोटीन करता है।
और उसके बाद एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे हम, एंटीबॉडीज की बात करेंगे जो लड़ने की शक्ति पैदा करता है। तो एंटीबॉडीज, प्रोटीन inactivate the foreign invaders such as protecting body against the diseases। अगर प्रोटीन अगर प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं, वो होने नहीं देता अंदर, क्योंकि जितनी भी बॉडी की हमारी केमिकल रिएक्शंस अंदर हो रही हैं दैट इज बी विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन ओनली। और उसके बाद आ गया एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस बनता है एसिड का और एल्कलाइन का जो बेस्ट जो बनता है इसके अंदर में, वो प्रोटीन ही मेंटेन करता है। प्रोटीन हेल्प इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फुलर बाई एक्टिंग एज ए बफर। ठीक है। और उसके बाद लास्टली आ गया ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है बॉडी के अंदर, वो भी सारे का सारा किससे हो रहा है? प्रोटीन से हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम उसको? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस सच एज लिपिड, विटामिन्स, मिनरल एंड ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। आप देख सकते हैं कि इसीलिए प्रोटीन को नंबर 1 पे रखा गया है, क्योंकि हमारी बॉडी बिना प्रोटीन के चल ही नहीं सकती। जिस वक्त आदमी बहुत बीमार हो जाता है, उसको रिकवर कराने की बारी आती है, तो उसको जो है सबसे पहले प्रोटीन के ऊपर ही काम कराया जाता है। दैट मे बी फ्रॉम द सप्लीमेंट ऑल्सो, देयर आर सो मेनी सप्लीमेंट ऑल्सो की जब बॉडी के अंदर, वैसे तो आपने जब हम आप चपातियां खाएंगे या आप ऐसा सब चीजें खाएंगे तो वो दैट विल आल्सो प्रोवाइड यू द प्रोटीन, बट समटाइम इफ इट इज नॉट अप टू द मार्क देन यू हैव टू टेक सम ऑफ द सप्लीमेंट आल्सो। तो हमको कई बार पेशेंट को सप्लीमेंट भी देना पड़ता है कि है, तो आप ये वाला जो है वो सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी के अंदर ताकत और प्रोटीन की बैलेंस प्रॉपर हो। कि जैसे मैंने आपको ये अप्रोक्सीमेटली 10 मैंने आपको इसके फायदे गिनाए, तो वो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी बॉडी का फंक्शन जो है वो प्रोटीन के बिना नहीं चलेगा। तो प्रोटीन को है, यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं प्रोटीन को। आगे तो चीज मैं और दिखाता हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी क्या कहते हैं अपना डेफिशिएंसी की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा बीमारियों की आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हो। तो मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ आपको कि अगर सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे सबसे पहले स्टारवेशन की बात की है, ठीक है। उसके बाद यूजुअली इफेक्ट चिल्ड्रन इन 18 मंथ्स ओल्ड। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे नो बॉडी फैट, स्किन एंड बोन अपीयरेंस, पुअर में टेम्परेचर रेगुलेशन। अगर बॉडी के अंदर प्रॉपर किसी का प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल दुबला पतला सूखा आदमी है, तो अगर उसके आप टेम्परेचर में देखोगे उसकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी कम रहेगा। और उसके अलावा ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं प्रॉपर हो पाएगी। और उसके बाद स्किन लूज रहेगी उसकी। और उसके बाद ब्लड प्रोटीन हीमोग्लोबिन बहुत कम रहेगा, सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये जो कुछ एक चीजें मैंने आपको बताई कि जो बीमारियां जो हैं वो उनको हम पेशेंट के साथ में जब भी बात करोगे, दवाइयां तो चलो आपने देनी है, जो भी आपको पता है जो हमारा फार्मूला बना है उसके ऊपर हमने वो दवाइयां तो आपने जरूर देनी है। लेकिन उसके अलावा आप डाइट की तरफ जरूर पेशेंट को बताओ कि आपने मतलब और क्या क्या खाना है। जैसे हमने सबसे पहले प्रोटीन की बात की है आपको, तो जरूर अगर आज के टाइम के अंदर जो हमारे यंग लोग हैं ना, जो बच्चे हैं, वो लोग जो है वो ज्यादा इसके अंदर जो है उनको बहुत ज्यादा बीमारियां आज के टाइम पे हैं। कारण क्या है कि उनको यही नहीं बताया जाता कि एक्चुअल में खाना क्या है। हमारे टाइम जब था उस वक्त एक्चुअली ये सब चीजें नहीं थी। अब तो वैरायटीज ऑफ फ्रूट हैं और पैसा की कमी किसी को है नहीं। माँ बाप भी ये देखते हैं कि बच्चे को दे दो जी, जो मर्जी खाओ जाके। तो सबसे पहले अपने खाने को ये जरूर देखो आपकी, हमारे खाना जो हम खा रहे हैं उस पेशेंट को आप उसका डायग्नोज करो तो पहले खाने के ऊपर जरूर चर्चा करो कि आप क्या खाया था। अगर आप पुराने डॉक्टर्स को देखो ना, वैद्य वगैरह देखो, तो वो लोग क्या करते थे, हम भी वैसे ही हैं, हम भी देखो प्लस पास डायग्नोज करते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं। तो पल्स ही उनको बता देती थी इसने क्या खाया, और वो यही पूछते थे कि आपने 4 दिन पहले क्या खाया और 4 दिन बाद अब आप क्या खाओगे। तो खाने के ऊपर जरूर आप बात करो। और उसके ऊपर सबसे पहले जो हमारी यंग जनरेशन को जरूर बताओ कि खाना जो है
वो प्रॉपर वे में खाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फास्ट फूड बिल्कुल ना खाओ, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है, हर एक आदमी की अपनी कोई ना कोई मजबूरी है, किसी के घर में कोई बनाने वाला नहीं है। तो आप उस चीज़ को ज़रूर ध्यान दो कि हमारा जो ये खाना है, वो कैसा होना चाहिए। अगर कोई बंदा आपके पास आया है, तो उसके खाने में फ़ास्ट फूड और जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है, इट शुड नॉट बी इन द पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब आपको पार्ट में उसको जाना नहीं है। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, आप ये देखो पिज़्ज़ा लोग खा रहे हैं, एक तो वो इतना कड़क और वो बना हुआ मैदे से, और ऊपर हम उसको दे रहे हैं पीने के लिए क्या, कोक। लोग खुश होके खा रहे हैं जी, आज हमारे को डोमिनोज़ वालों ने जो है वो 1 बॉटल फ्री दे दी, आपको पता नहीं आपको ज़हर पिला दिया उसने। अगर आप उसको 100 एमएल या 200 एमएल की अगर बात करूँ ना मैं, अगर उसकी आपका शुगर कंटेंट देखोगे, तो वो जो क्या कहते हैं अपनी वो बॉटल जो 200 एमएल की बॉटल आप उस पिज़्ज़े के साथ में पियोगे ना, उससे के अंदर आप मानो 10 से भी ज़्यादा चम्मच जो है ना 5 ग्राम के, अप्रॉक्सिमेटली 50 ग्राम से भी ज़्यादा शुगर जो है ना उसके अंदर होगी। और वो हम क्या करेंगे, किसके साथ पिएँगे? वो गरम-गरम जो हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं उसके साथ में पियोगे। सोचो वो पेट का क्या बनेगा? पास आएगा तो आपकी मेडिसिन भी क्या असर करेगी। तो सबसे पहले अपने जितने भी आपके पेशेंट हैं, उनके साथ में खाने के बारे में ज़रूर बात करो, कि खाना क्या है? उनको बताओ कि ये अल्कलाइन फूड कौन-सा होता है, अल्कलाइन डाइट क्या होती है? आजकल बहुत बातें हो रही है अल्कलाइन के ऊपर, तो अल्कलाइन जितना भी फूड है वो दैट इज़ वेजिटेबल फ्रूट्स उनके ऊपर लेके आओ उनको। रात के खाने के बारे में ज़रूर बताओ कि इसका कोई ना कोई टाइम रहना चाहिए खाने का। जैसे सपोज़ करो रात को सोते समय अगर आपने खाना सपोज़ करो आप किसी कारणवश 12 बज गए, तो उस वक़्त आपको खाना नहीं खाना है, चाहे जो मर्ज़ी कुछ हो जाए। बीमार है ना बंदा, तो उसको इलाज कौन कर रहा है? वो डॉक्टर कर रहा है। तो डॉक्टर को खुद इस बात के अंदर पता होना चाहिए कि रात को अगर 7 बज गए या 8 बज गए, उसके बाद खाने को अप्रॉक्सिमेटली अवॉइड करने की कोशिश कराओ जितने भी आपके लोग हैं। अगर जो लोग 12 बजे जाके खाना खाएँगे, बताओ वो पचेगा कब, तो प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा। मोर देन 90% जो बीमारियाँ हैं, सारी की सारी हमारे स्टमक के साथ में है, हमारे खाने के साथ में है। तो खाने का बहुत बड़ा रोल इसके अंदर है, और जितनी भी हमारी मेडिसिन, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, कि हम लोग कोई मेडिसिन नहीं देते, हमको पीसीएम नहीं देते, हम कोई एंटीबायोटिक नहीं देते किसी को, हम कोई केमिकल नहीं देते, हम क्या देते हैं? हम देते हैं विटामिन और मिनरल। जब भी कभी आप आओगे, आप देखोगे कि जितनी भी हमारी मेडिसिन है, दीज़ आर ऑल विटामिन्स एंड मिनरल। अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हमारा, जिसके अंदर विटामिन सी के साथ में बनाया है। डॉक्टर साहब ने नया प्रोडक्ट लिया, कैल्शियम एंड विटामिन सी। अगर आप देखेंगे, तो विटामिन सी का टेस्ट तो खट्टा होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर विटामिन सी लिखा हुआ है। तो वो विटामिन सी कहाँ से आया बताओ? खट्टे चीज़ को हम विटामिन सी समझते हैं ना, लेकिन प्रिपरेशन इस तरीके से बनाई है इन्होंने कि अगर कोई भी पेशेंट जो विटामिन सी का क्या कहते हैं अपना आपका कोई मतलब वो आपको लग रहा है कि इसको विटामिन सी देनी चाहिए, या इसको इन्फेक्शन होता है बार-बार मान लो, या किसी को थ्रोट के साथ में इन्फेक्शन है या ऐसा, उस केस के अंदर जब आप उसको दोगे, तो उसका टेस्ट तो विटामिन सी नहीं है। तो कैसे लिखा गया है उसके ऊपर विटामिन सी? तो आप ये देखेंगे कि जितने भी ये विटामिन्स हैं, ये सारे के सारे हमारे मेडिसिन के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं प्रोटीन का जो चैप्टर मैं मेनली आपको बताने जा रहा था, कि यहाँ पे वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और इसके बाद हम जो चैप्टर लेंगे अगली बार, वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट का, बिकॉज़ जो मेरे पास टाइम सनम जी ने दिया था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में मैं और क्या-क्या चैप्टर आपको बताऊँगा, और उसमें जैसे मैंने प्रोटीन के बारे में आपको बताया, कुछ तो आपने नोट किया होगा। अगर सपोज़ करो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन रहे, तो मैं 5-7 मिनट के लिए हम अभी कैमरा ऑन करेंगे आप लोगों का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आपको लगता है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। जैसे भी अभी हमारा जो सेटिंग होती है, किस हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन्स की, उसके बाद हम बात करेंगे मिनरल्स की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फैट्स की। तो जैसे हम विटामिन का अगर हमने चैप्टर शुरू किया, तो उसके अंदर जितने भी विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन्स हैं, विटामिन सी है, विटामिन डी है, वो डिफरेंट-डिफरेंट मैं आपको उसका छोटा-छोटा, बहुत बड़ा नहीं, जस्ट 1-1, 2-2, 3-3 जो उसके मेजर चीज़ें हैं, क्यों विटामिन डी के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्यों हमने उसकी कौन-सी प्रिपरेशन हमने बना के देनी है, क्या चीज़ आपने करना है, तो वो विटामिन और मिनरल के बारे में मैं आपको आगे उसमें बताऊँगा। तो सनम जी, मैं यहाँ पे अपना प्रोटीन का चैप्टर बंद करता हूँ, और आप इसको ऑन करो, और कोई भी डॉक्टर जो यहाँ पे हमारी मीटिंग देख रहा है, अगर उसके दिल में कोई क्वेश्चन चल रहा है,
तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सनम जी। थैंक यू Over to सर। you. थैंक यू सर। थैंक यू। Okay. सर, जो आपका लेक्चर था वो थोड़ा टेक्निकल था, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हर पर्सन ने इसको ध्यान से सुना है। और क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे इसका क्वेश्चन। आप मान लीजिए किसी को लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, तो वो एक बार जाके दोबारा वीडियो को चेक करे, वीडियो में देखे कि क्या क्या आपको बताया गया है आज के लेक्चर में। उसके बाद अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए, ताकि जो हमारे क्वेश्चन सेशन होगा उसके अंदर हम आप इसको कंटिन्यू करेंगे सर, क्वेश्चन को ना, क्योंकि आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक था। और एकदम से हम क्वेश्चन अभी ना ही क्रिएट करें, अभी पहले इनको थोड़ा सा स्टडी अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम होना चाहिए हर किसी के पास ना। इसके अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या इनका है? अभी सर इसमें कुछ मतलब मैक्सिमम पर्सन जो है वो प्रैक्टिस वाले ही हैं, और अच्छा। अराउंड 50-60% जो है वो हमारे यूजर्स हैं, और कुछ अच्छा, हमारे ठीक नॉन है। पर्सन भी ठीक हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अभी तक जो बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। और उसके अलावा जो आपका, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप अपना जो क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। अगर नहीं पता चला है तो वीडियो को दोबारा जाके चेक कीजिए, और उसके बाद हम आगे जो फिर जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसके अंदर हम क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करेंगे। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना जी इसका। बिल्कुल। तो मैं मतलब आप ये अंदाजा लगाओ कि ये तो मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा लेमैन भाषा के अंदर बताया है, जो मैं सिंपल आपको बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि बीच में कुछ यूजर भी है, तो उन्होंने तो प्रैक्टिस करनी नहीं, तो उनको तो पता नहीं है, तो जस्ट उन लोगों के लिए मैं ऐसे बताया है। लेकिन इसके अलावा कोई किसी का क्वेश्चन रहे या बात समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं उसके बारे में जरूर आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। या बिल्कुल अभी तो सर। एक चैप्टर कंप्लीट किया, प्रोटीन ना, अभी जी मेजर बैलेंस है। तो मुझे जी। बता देना आपने, जब भी करना होगा मैं श्योर बता सर, दूंगा। श्योर श्योर, नेक्स्ट ठीक है, वीक में हम आपकी सर्विस सेवा फिर से लेंगे सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। ओके, ओके, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर, जो कि मैंने आपसे कल भी शेयर किया था कि हम डाइट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर आज हमारा कुदरती बन भी गया है एक डाइट का लेक्चर। आप प्लीज़ जाएं, इस वीडियो को दोबारा चेक करें। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की गई है, काफ़ी शॉर्ट शब्दों में शेयर की गई हैं, पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए अगर किसी को एक बार में समझ ना लगे तो बार बार जाके उस वीडियो को जरूर चेक करें। ये जो इस वीडियो के जो आज हमारा है 20, आज हमारा 30 दिसंबर, जो 30 दिसंबर का जो वीडियो डलेगा उसके ऊपर आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। तो आज जो मेरा जो टॉपिक है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो टेम्परामेंट के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी, टेम्परामेंट के अंदर कल हमने एक चार्ट डिस्कस किया था जो कि लिम्फेटिक एंड सेंगोइन टेम्परामेंट के रिगार्डिंग चार्ट था। आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है मिक्स टेम्परामेंट, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और उस चार्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और मिक्स में हम टेम्परामेंट में आपका जो सेंगोइन डोमिनेंट एंड लिम्फेटिक डोमिनेंट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेंगोइन डोमिनेंट को किस कैटेगरी में लिया जाता है, लिम्फेटिक डोमिनेंट को किस कैटेगरी में लिया जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा ये सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी तक जो था वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ही था, पर जो आगे होने वाला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ओके। तो इसी के साथ कल हमने लिम्फेटिक एंड सेंगोइन टेम्परामेंट के डिफरेंसेस को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे लिम्फेटिक डोमिनेंट एंड सेंगोइन डोमिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिम्फेटिक डोमिनेंट किसको कौन से को एक और शब्द बोला जाता है, वो है बिलियस टेम्परामेंट, क्योंकि बाइल बेस है तो बिलियस टेम्परामेंट। एंड सेकंड आपका जो सेंगोइन टेम्परामेंट है उसको क्या शब्द लेके बोला जाता है, नर्वस टेम्परामेंट। तो जो ये दो जो टेम्परामेंट है ये आपके बिलियस एंड नर्वस टेम्परामेंट है। बिलियस जो है वो लिम्फेटिक डोमिनेंट है, और सेंगोइन जो नर्वस जो है वो सेंगोइन डोमिनेंट है। प्लीज आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। अब सबसे पहले हम जाएंगे एक जो बार हमें, रिपीट करते हैं सर। यस सर, यस सर सर, सर, श्योर 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 प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे सर। श्योर सर। जो हमारा टेम्परामेंट है, जो लिम्फेटिक डोमिनेंट टेम्परामेंट है, उसको और क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बिलियस, BILIOUS, बिलियस टेम्परामेंट। वहीं पे जो हमारा सेंगोइन डोमिनेंट होता है उसको और शब्द में क्या कहा जाता है,
नर्वस, NERVOUS, नर्वस टेम्परामेंट। अब हम जैसे कल हमने डिस्कस किया था कलर, बॉडी कलर, फिर पल्स एक्टिवनेस, ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी, अदर जो फैक्टर्स है, आज भी उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर इसमें क्या चीज़ आपको पोस्ट कम एंड कौन सी चीज़ आपको कम, कौन सी चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और कल फिर जो हमारा इसको जब कंक्लूड करना है हमने टॉपिक को, तो उसमें हम जो लिम्फेटिक डोमिनेंट एंड लिम्फेटिक के अंदर क्या डिफरेंसेस है, सेंगोइन डोमिनेंट एंड सेंगोइन के अंदर क्या डिफरेंसेस है, उसको भी एक बार हम कल डिस्कस कर लेंगे, कल या फिर जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तब। ओके, बिलियस टेम्परामेंट में है कलर पेल। जो कलर, बॉडी कलर होगा उसका वो थोड़ा सा पेल, मतलब कि गाढ़ा, और ऐसा लगेगा पीले रंग का। मतलब जो उसकी बॉडी की जो चमक होगी, या उसके जो बॉडी की जो कम्प्लेक्शन होगी, वो थोड़ी डार्क में होगी, और ऐसा लगेगा जैसे येलोइश कम्प्लेक्शन है। आप कई बार आप किसी पर्सन को देखते हो तो आपको लगता है कि यार इसके ऐसा लग रहा है जैसे इसका ढला सा चेहरा चेहरा है, ढला हुआ चेहरा है, और ऐसा लगता है कि इसका रंग तो थोड़ी सी उड़ी हुई है। तो वो पर्सन जो है वो आपका बिलियस लिम्फेटिक डोमिनेंट है। मैं अभी बिलियस को लिम्फेटिक डोमिनेंट बोलूंगा, बिलियस नहीं बोलूंगा। मैंने आपको लिखवा दिया है कि बिलियस किसको कहा जाता है और नर्वस किसको कहा जाता है। तो आपका लिम्फेटिक डोमिनेंट होता है। वहीं पे अगर बात की जाए सेंगुइन डोमिनेंट की, तो जो उसका जो कलर है वो प्योरली वाइट के अंदर होगा। वाइट मीन्स के जो उसकी कम्प्लेक्शन होगी वो ब्राइट होगी, एंड बिल्कुल प्लेन होगी, एंड बिल्कुल क्लियर कम्प्लेक्शन होगी। किसी भी तरह के डार्कनेस या डलनेस उस कम्प्लेक्शन में देखने को नहीं मिलेगी। कल जो सेंगवाइन था उसमें रेडिश थी और इसमें वाइट है। रेडिश कब होगी, जब आखिर में आपको जो कम्प्लेक्शन है वो वाइट होगी, तभी आपका लाल रंग दिखेगा ना उस पर। तो ये हम जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम इस चार्ट को भी एक बार को स्टडी डिफरेंशिएशन में करेंगे। आज के लिए लिम्फेटिक डोमिनेंट कलर पेल, सेंगवाइन डोमिनेंट कलर वाइट। अब लिम्फेटिक डोमिनेंट की जो पल्स एक्टिवनेस है वो आपको ज़्यादातर वो पेशेंट बोलेगा, कभी कभी मान लीजिए आपने उसकी 10 दिन पल्स चेक की, तो 10 में से कुछ दिन उसकी ज़्यादा देखने को मिलेगी, कुछ दिन आपको उसकी कम देखने को मिलेगी। नॉर्मल के ऊपर ज़्यादातर उसको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि लिम्फेटिक पर्सन होगा, लिम्फेटिक डोमिनेंट पर्सन होगा। वहीं पे जो आपका सेंगवाइन डोमिनेंट है उसकी जो पल्स एक्टिवनेस है वो आपको कम ही देखने को मिलेगी। कम मीन्स कि जो नॉर्मल एक्टिवनेस है उससे कम देखने को मिलेगी उसकी पल्स एक्टिवनेस। बात की जाए ब्लड प्रेशर की, तो जो लिम्फेटिक डोमिनेंट है उसका ब्लड प्रेशर आपको कम देखने को मिलेगा, और जो सेंगवाइन डोमिनेंट है उसका ब्लड प्रेशर कभी कभी आपको कम देखने को मिलेगा, कभी कभी ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसका ब्लड प्रेशर आपको नॉर्मल देखने की तरफ को नहीं मिलेगा, तो उसमें भी आपको डिस्टर्बेंसेस जो है वो देखने को अमूमन देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद बात की जाए हेडेक की, तो दोनों तरह की जो इसमें आपको हेडेक जो है वो ज़्यादा पर्सन बताएगा नहीं कि उसको हेडेक नहीं होती है, या कम ही हेडेक के उसके चांसेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो फिर लिम्फेटिक डोमिनेंट हो चाहे वो सेंगवाइन डोमिनेंट हो। उसके बाद अगर स्लीप की बात की जाए, तो दोनों को जो नींद का जो इम्प्रेशन है वो ज़्यादा रहता है, उनको नींद जो है वो ज़्यादा आती रहती है, जो कि ये सेंगवाइन लिम्फेटिक डोमिनेंट में भी और सेंगवाइन डोमिनेंट में भी। अब बात की जाए अगर कॉन्स्टिपेशन की, तो जो लिम्फेटिक डोमिनेंट पर्सन होता है उसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, और सेंगवाइन डोमिनेंट जो पर्सन होता है उसको कम कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। वहीं पे बात की जाए अगर लेजीनेस की, तो लिम्फेटिक डोमिनेंट भी लेजी है पूरा, ज़्यादा लेजीनेस अपने आप में फील करता है, और सेंगवाइन डोमिनेंट भी अपने आप में ज़्यादा लेजीनेस फील करता है। और बात की जाए अगर इम्यूनिटी की, तो दोनों की जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो थोड़ा लो होता है। दे आर प्रोन टू कॉमन सीजनल डिजीजेज लाइक कोल्ड, कफ, फीवर। उनको ये कोल्ड कफ फीवर जो है वो आमतौर पर हो जाता है, और ज़्यादा जल्दी हो जाता है। उनकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो थोड़ा सा लो रहता है। क्योंकि अब अगर बीमारी की बात की जाए, तो जो सेंगोइन लिम्फेटिक डोमिनेंट पर्सन होगा उसको आपको बीमारी जो है, बड़ी बीमारी बहुत कम देखने को मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी पर बड़ी बीमारी बहुत कम देखने को मिलेंगी। वहीं पे जो आपका सेंगोइन डोमिनेंट होगा उसमें आपको पता चलेगा कि उसकी जो उसके अगर मान लीजिए आप पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का हिस्ट्री जान के रखेंगे, तो उसको हर कुछ समय के बाद कोई ना कोई बड़ी चीज़ अकर कर रही होगी, कोई ना कोई बड़ी चीज़ उसके बॉडी में आ रही होगी।
ये है हमारा डिजीज के ऊपर, इलनेस के ऊपर। अब अगर बात की जाए कि किस तरह के इनके अंदर डिजीज देखने को मिलते हैं, तो जो लिम्फेटिक डोमिनेंट है उसके अंदर आपको लिवर बेस्ड डिजीज देखने को मिलेगी ज़्यादा, और जो सेंग्वाइन डोमिनेंट है उसके अंदर आपको नर्वस बेस्ड डिजीज ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब अगर बात की जाए इनकी मेडिसिन की, रेमेडीज की, तो वो है S5YE, और दूसरा जो पर्सन है उसकी है F1WE। S5YE F1WE, जो सेंग्वाइन टेम्परामेंट डोमिनेंट है वो F1WE। अब बात करेंगे हम इनके बर्थ टाइम की, तो जो लिम्फेटिक डोमिनेंट होगा उसका जो बर्थ टाइम है वो एंटर इनटू विंटर, मतलब जब बरसातों से सर्दियों का समय जो जा रहा होता है, उस समय को अगर आप देखेंगे तो वो आपका लिम्फेटिक पर्सन, डोमिनेंट पर्सन कहलाएगा। वहीं पे जो सेंग्वाइन डोमिनेंट होता है उसका जो होता है आपका एंटर इनटू समर, मतलब जब गर्मी का सीजन आने वाला होता है या गर्मी सीजन आने वाला टाइम होता है, उस समय का जो बर्थ होता है वो होता है सेंग्वाइन डोमिनेंट। तो मैं एक बार इस इंफॉर्मेशन को फिर से रिपीट करूंगा। लिम्फेटिक डोमिनेंट, सेंग्वाइन डोमिनेंट। लिम्फेटिक डोमिनेंट कलर पेल, सेंग्वाइन डोमिनेंट कलर वाइट। लिम्फेटिक डोमिनेंट पल्स एक्टिवनेस समटाइम हाई समटाइम लो। सेंग्वाइन डोमिनेंट पल्स एक्टिवनेस मैक्सिमम टाइम अंडर द लो, कम रहेगी। ब्लड प्रेशर लिम्फेटिक डोमिनेंट का कभी मैक्सिमम टाइम कम ही देखने को मिलेगा आपको, जो लिम्फेटिक डोमिनेंट रहेगा। वहीं पे जो सेंग्वाइन टेम्परामेंट है, डोमिनेंट सेंग्वाइन है, उसमें कभी ज़्यादा देखने को भी मिल सकता है, कभी कम देखने को भी मिल सकता है। हेडेक की अगर बात की जाए तो दोनों को हेडेक की कंडीशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, कम ही रहेगी। अगर स्लीप की बात की जाए तो दोनों को ज़्यादा नींद आती है। अगर कॉन्स्टिपेशन की बात की जाए तो लिम्फेटिक डोमिनेंट को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, सेंग्वाइन डोमिनेंट को कम कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर लेजीनेस की बात की जाए जनरल हमारे वे ऑफ लिविंग में, तो दोनों जो है वो ज़्यादा लेजीनेस के अंडर आते हैं, दोनों थोड़ा सा लेजी तरह का लाइफ स्टाइल जीते हैं। इम्यूनिटी की बात की जाए तो दोनों की इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है। अगर इलनेस की बात की जाए तो जो आपका लिम्फेटिक डोमिनेंट पर्सन होता है वो थोड़ा कम बीमार देखने को मिलता है, और जो सेंग्वाइन डोमिनेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा बीमार देखने को मिलता है। वहीं पे अगर बात की जाए मेडिसिन की, तो लिम्फेटिक डोमिनेंट की है S5YE, और सेंग्वाइन डोमिनेंट की है F1WE। अब बात करेंगे बर्थ मंथ की, बर्थ टाइम की, तो लिम्फेटिक डोमिनेंट जो है बर्थ टाइम एंटर इनटू विंटर, एंड सेंग्वाइन डोमिनेंट जो है बर्थ टाइम एंटर इनटू समर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी मैम। सर वो एक लोग को खुजली हो रही थी, उनकी खुजली नहीं मिट रही है। मैम आप प्लीज उनका एक बार ना, कितने समय से उनको ये दिक्कत है? अरे लगभग 2-4 महीनों से। ओके, मेल है फीमेल है? फीमेल है। क्या एज है उनकी? एज है 50 इयर्स। ओके, तो अगर इन जनरल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम हार्मोनल डिसबैलेंस का भी सिम्टम होता है फीमेल्स में ये, तो आप पहले S2C2 जी बेस जी कोई ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप सर उसमें। मैंने दी। जी 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 मैंने दिया था पहले S5C5 करके, और उसके बाद फिर मैंने दिया था C1F1YD6 में दिया था पहले, मतलब डायरेक्ट जबान पे दिया था, उसके बाद एक एक घंटे नहीं, में जो होता है उसका ना। कॉम्प्लेक्स हो गया है आपका फॉर्मूला ना, जी इसमें जी आप थोड़ा उसको पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद आप जी उसमें आगे हाई पे जा सकते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो पहले मेनोपॉजल वाला ट्रीटमेंट एक बार देके देख लीजिएगा बुक में, जी गायनी में जी जाएंगे बता उसमें दीजिए। मेनोपॉज का जो ट्रीटमेंट है वो देख के देख लीजिए।
नेक्स्ट 2 जी वीक में उनको क्या चेंजेस आते हैं, उसके बेस पे आप आगे डिसाइड कर लेंगे, हम आगे डिसाइड कर सकते हैं मैम। जी 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 ओके। तो अब जो कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा या नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, उसमें हम लिम्फेटिक एंड लिम्फेटिक डोमिनेंट की सिमिलैरिटीज जो है उसके ऊपर, और सेंगवाइन एंड सेंगवाइन डोमिनेंट की जो सिमिलैरिटीज हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और डिफरेंसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। अगर किसी पर्सन को अब देखिए एक और बात है, आज 2025 जो है वो खत्म हो रहा है ना। तो एक बात मैं आपको एक टास्क करने को जरूर बोलूंगा, कि एक रफ सा आइडिया होता है अपने माइंड में हर पर्सन को, कि उसकी कितनी सक्सेस रही, कितनी फेलियर रहा, ठीक है। अगर फेलियर रहा तो क्या रहा, कैसे रहा फेलियर, अगर सक्सेस रही तो कितनी सक्सेस रही। तो प्लीज साल का आखिरी दिन और नए साल का पहला दिन अपने आप को ही देना चाहिए। आखिरी दिन पे जो पिछले साल में बीता उसको एनालाइज कीजिए, उसका पूरा राइट डाउन कीजिए, और देखिए कि कहाँ कहाँ पे कमजोरी रही, उसको फिर थोड़ा सा डिस्कस कीजिए अपने साथ, अपने फैमिली के साथ। अगर आपके वर्क के रिगार्डिंग दिक्कत थी तो वर्क के जो पर्सन्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, उनसे डिस्कस कीजिए। अगर फैमिली के रिगार्डिंग दिक्कत है तो फैमिली से डिस्कस कीजिए। और जो फर्स्ट डे जो होता है उस पर आप अपना एक बनाइए कि ऐसा क्या किया जाए कि ये जो चीजें हैं नेक्स्ट ईयर में ना हो हमारे साथ, है ना। तो वो कुछ पॉइंट्स को बना के, और कोशिश कीजिए कि ये 2 दिन अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिताए जाएं, क्योंकि चलिए अब बेशक क्लास हमें बंद होगा तब ना सर। जी सर जी क्लास बंद कीजिएगा तब ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्लास सर आज आज तो 30 तारीख है सर, मैं 31 एंड 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। जी ठीक है। तो जरूर अपने फैमिली के साथ डिस्कस करें, क्योंकि आप लोग जब ये सारी चीजें अपने, देखिए आप में से जो मैक्सिमम पर्सन है वो हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर भी हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गेन नहीं किया अभी तक अपनी लाइफ में, वो काफी कुछ गेन भी कर चुके हैं। कहीं पे अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी रुकावट बन रही है, तो जो आपने पाया है और जो रुकावट बन रही है उसको एनालाइज कीजिए कि मैंने जब पा रहा था तो मैं क्या चीजें कर रहा था, और जब रुकावट बनी तो मैं क्या चीज नहीं कर रहा हूँ। तो ये ऐसी सारी चीजों को थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करके सोचिए, और अपने फैमिली के साथ समय बिताइए, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर सेशन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर सभी डॉक्टर्स हैप्पी को न्यू ईयर नमस्कार। एडवांस। आप सबको भी हैप्पी न्यू हैप्पी ईयर। न्यू ईयर सब सभी एडवांस। को सर एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर सर, जी एडवांस में। सर, आपको भी हैप्पी जी। न्यू ईयर सर, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सभी जुड़ने को के लिए जय बहुत बहुत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक जय यू। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय रविशंकर, जय जय मैटी, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय गुरुदेव। जय मैटी जी। जय माता दी।